नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस की गलियारे, फिर चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय सेना के जवानों को मिल रहे शौर्य चक्र को लेकर आ रही है। भारतीय सेना की ओर से बताया गया है कि हवलदार आलोक कुमार दुबे, मेजर अनिल और लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण कुमार रावत को जम्मू कश्मीर में तमाम ऑपरेशनों के लिए वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के नाम पर आज संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने सेना और शौर्य और पराक्रम को सराहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि संकट के काल में सशस्त्र बलों ने सेना के लिए जो कार्य किया है, हमें उन पर गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि मई 2020 को वायुसेना स्टेशन सुलूर के 18वें स्क्वाड्रन को तेजस के दूसरे खेमे के माध्यम से रिव्यू किया गया है। यह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है। साथ ही वायुसेना की क्षमता को और प्रबल बनाने के लिए 21 में 29 विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के तंजावुर में सुखोई MKI का 222वां स्क्वाड्रन खड़ा किया गया है, जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल CDS के गठन का ऐतिहासिक फैसला किया था। CDS के गठन से सेनाओं के बीच और बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है और इससे कई परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है ITBP को लेकर। पूर्वी लद्दाख में मई और जून के महीने में चीनी फौज के साथ झड़प के दौरान अपने साहस और शौर्य का परिचय देने वाले भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 21 जवानों की बहादुरी पदक से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 294 ITBP जवानों को बहादुरी के लिए ITBP DG का गैलेंट्री प्रशंसा पत्र भी मिला है। आपको बता दें कि ITBP ने उन 21 कर्मियों का नाम बहादुरी पदक के लिए नामांकित किया था, जिन्होंने पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के दौरान उनका डटकर मुकाबला किया था और उनमें से कईयों को मारा भी था। ITBP के जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर बहादुरी के साथ संघर्ष किया। भारतीय सेना के घायल जवानों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी इस बल की अहम भूमिका थी। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब ITBP के जवानों ने पूरी रात PLA का सामना किया। 17 से 20 घंटों तक उन्हें जवाबी कार्रवाई करते हुए रोके रखा। चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन ITBP के जवानों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें हमारे भारतीय सेना के और खास करके ITBP के जवानों को उनके अदम्य साहस को दिखाने के लिए उनको ये बहादुरी पदक मिला है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो जम्मू और कश्मीर को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 1 जवान घायल हुआ। इलाके की घेराबंदी भारतीय सैनिकों के द्वारा कर दी गई है और अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार भारतीय सेना जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के खात्मे को लेकर बहुत सजग है और उनको अब किसी भी तरीके का कोई मौका नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वे तिलमिला गए हैं और इस तरीके से बौखलाए हुए ये आतंकी अचानक से हमला कर रहे हैं। अब गिनी चुनी संख्या में ये आतंकी बचे हुए हैं, जिनका सफाया भारतीय सेना लगातार कर रही है और आने वाले समय में ये आतंकी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी सफलता को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉन्कर्स मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट और कॉन्कर्स लॉन्चर टेस्ट इक्विपमेंट, जिसे की स्वदेशी रूप से भारत डायनामिक लिमिटेड यानी कि BDL ने बनाया है, उसको लॉन्च किया है। आपको बता दें कि ये उत्पाद पहले रूस से आयात किए जा रहे थे। आपको बता दें कि 7 से 14 अगस्त 2020 तक मनाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के एक भाग के रूप में इन दोनों उत्पादों को लॉन्च किया जाना काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि कॉन्कर्स मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट प्रणाली को कॉन्कर्स की गतिशीलता की जांच के लिए बनाया गया है, साथ ही खास करके M-anti टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए। और कॉन्कर्स लॉन्च टेस्ट इक्विपमेंट यानी कि KLTE को डिजाइन और डेवलप किया गया है M-anti टैंक गाइडेड मिसाइल की क्षमता की जांच के लिए। इस स्वदेशी उपकरण के मिलने के बाद शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान को ये और आगे ले जाएगा और भविष्य के लिए पर्याप्त मात्रा में ये जो विदेशी पैसा है उसकी बचत होगी। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने नेवल इनोवेशन इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO को स्थापित किया है, जो नौसेना के तकनीकी अंतर को पाटने के लिए एक नौसेना इनोवेशन और स्वदेशीकरण संगठन की स्थापना की है और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि स्वदेशीकरण की दिशा में शिक्षा और उद्योग के साथ बातचीत के लिए एक समर्पित उपयोगकर्ताओं के लिए स्थापित की गई है। आपको बता दें कि NIIO के 3 संगठन हैं। नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल यानी कि NTAC, जो इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन के लिए को निर्देश प्रदान करेगी।
इसके अलावा NTAC की एक कार्यकारी समूह परियोजनाओं को लागू करेगा। साथ ही आपको बता दें कि कम समय में उभरती हुई टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सीलरेशन सेल यानी कि TADC को भी बनाया गया है। आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन नेवी ने अपने लिए इसलिए विकसित किया है ताकि कम समय में टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि एकेडमी और इंडस्ट्री दोनों तरीके की चीजों को शामिल किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है भारतीय नौसेना की तरफ से। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है नीलम झेलम नदी को लेकर, जहाँ पर चीन डैम बना रहा है और POK में इसका विरोध किया जा रहा है। चीनी कंपनियों के खिलाफ पाक अधिकृत कश्मीर में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। POK में चीन की कंपनियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मुजफ्फराबाद में लोगों ने रैली निकालकर चीन की कंपनियों को बंद करने को कहा है। साथ ही उनके द्वारा बांध बनाए जाने का विरोध किया है। सड़कों पर उतरे लोगों ने जुलूस निकाला और नारेबाजी भी की। जुलूस के जरिए लोग नीलम झेलम नदी पर चीन की कंपनी की ओर से बनाए जा रहे मेगा बांध का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान काफी संख्या में लोग अपने हाथों में मशाल लेते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने POK में आजाद पट्टन और कोहाला हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में 700.7 मेगावाट की बिजली की आजाद पट्टन हाइडल पावर परियोजना पर 6 जुलाई 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस $1.54 बिलियन की परियोजना को चीन की जियोझाप ग्रुप कंपनी बना रही है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है मालदीव और भारत को लेकर। भारत ने अपने पड़ोसी देश मालदीव में $50 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। ये निवेश राजधानी माले को आसपास के तीनों द्वीपों को जोड़ने की परियोजना पर होगा। क्षेत्र में चीन की ओर से ध्यान बढ़ाने के बाद भारत ने कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाया। हिंद महासागर पर स्थित ये द्वीप पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाही से कहा कि भारत माले को अहम संपर्क परियोजना के लिए $40 करोड़ का कर्ज देगा और $10 करोड़ का अनुदान भी देगा। साथ ही S जयशंकर ने कहा कि 3 पड़ोसी द्वीपों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी नागरिक आधारभूत परियोजना होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि विदेश मंत्री S जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना में समृद्धि आएगी। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक रूप से मालदीव भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है और अब भारत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि मालदीव को सख्त जरूरत थी एक इन्वेस्टर की, क्योंकि चीन यहाँ पर लगातार अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बौखलाहट को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत चाहे 5 राफेल खरीदे या 500, हम पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तार ने कहा कि भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे, लेकिन हम भारतीय सेना को किसी भी आक्रामक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जनरल बाबर ने दावा किया है कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने यह भी दावा किया है कि भारतीय सेना का खर्चा दुनिया में सबसे ज्यादा है और वो हथियारों की होड़ में शामिल है। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब राफेल विमान के आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी सेना में बेचैनी वाजिफ है। राफेल के आने से अब पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करने वाली भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ गई है। इराक और लीबिया में अपने युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन करने वाले राफेल लड़ाकू विमानों की सीधी टक्कर पाकिस्तान के अमेरिकी निर्मित F-16 फाइटर जेट से होगी। राफेल जंग में गेम चेंजर है और इसके आने से पाकिस्तानी एयरफोर्स पर प्रेशर बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।